नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा हूँ। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे आपका बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं साइंस के, चाहे वो आपके पीआरटी के हों, मतलब 1 to 5 के जीएस वाले में जितने आपके साइंस के हैं, या फिर जूनियर में मतलब 6 to 8 में जनरल साइंस के मतलब जीएस के 8 क्वेश्चन और सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन, टीजीटी मतलब 9th-10th का जीएस और पीजीटी में ये जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं, तो ये सभी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। लगभग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हैं अगर मिला दिया जाए सबको। तो अब देखिए, ऐसे ही ये सीरीज, ये लेक्चर पहला है इसका, और ऐसे ही आपको जितने भी हुए हैं टीआरई 2, 1 सबका एक एक पार्ट ऐसे मिल जाएगा। अदर सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे, तो अगर नए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हर पार्ट का जितने पीवाईक्यू हैं वो डिटेल्ड एनालिसिस के साथ इसमें देखेंगे कि किस बुक से आए हैं, मतलब एनसीईआरटी है किस चैप्टर से, उसको भी देखेंगे प्रूफ के साथ। चलिए एक एक करके देख लेते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले आपका वही 1 to 5 से स्टार्ट करेंगे, मतलब जनरल पार्ट का आपको जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसमें। देखिए, साइंस के साथ साथ जो आपका पर्यावरण है, इन्वायरमेंट, उसको भी कुछ क्वेश्चन इसमें कवर कर दिया हूँ, तो अब देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सभी के लिए रहने वाला है, 1 से लेकर के और 12 तक के। आप किसी भी भाग के लिए, मतलब कि चाहे प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी किसी के लिए दे रहे हैं, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि एक फ्यूज, विद्युत फ्यूज है, यह किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो यदि आप थोड़ा भी साइंस पढ़े होंगे, मतलब क्लास 10th का जब यदि आप पढ़े होंगे, तो हीटिंग इफेक्ट जो है आपको साइंस में, मतलब आप इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं उसमें हीटिंग वाला जो चैप्टर है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मतलब विद्युत फ्यूज से रिलेटेड। कुल मिला के विद्युत चैप्टर का ही है। तो अब देखिए, ये विद्युत फ्यूज आपको पता है क्या उसका काम की क्या होता है कि जैसे ही उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो, यानी कि धारा का मान ज़्यादा हो, तो वो हीट होने लगे और हीट होकर के वो टूट जाए, जिससे जो बाकी के डिवाइसेस हैं जो उसमें जितने भी, जैसे पंखा, कूलर कुछ भी चल रहा है, तो वो बच जाए। तो इसीलिए फ्यूज लगाते हैं। तो फ्यूज का ये किस पर काम करता है? तापीय प्रभाव पर ही काम करता है, ताकि वो जैसे ही धारा का मान बढ़े ये पिघल जाए और टूट जाए, जिससे धारा के बीच जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ है, मतलब तापीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट का काम करता है आपका। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, उसके लिए पूछेंगे कि कौन से एनसीईआरटी में, तो कक्षा 10 का एनसीईआरटी आप इसको देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गर्म खून का प्राणी है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ठंडे खून का मतलब वही वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं, तो ये कौन सी चीज़ होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होते क्या हैं, क्योंकि अब इसमें से केवल एक ही आप ऑप्शन केवल रट लेंगे तो उससे तो फ़ायदा होगा नहीं। देखिए, वार्म ब्लडेड कौन कौन से होते हैं, तो जितने ममल्स हैं, मतलब स्तनपायी जो हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख लेता हूँ। स्तनपायी जो हैं या स्तनधारी जिसे कहते हैं, और इसके साथ साथ जितने बर्ड्स हैं, मतलब चिड़िया जो हैं, मतलब जो पक्षियाँ हैं, ये सभी किस में आते हैं, ये गर्म खून के प्राणी हैं। और जो ठंडे, इनको छोड़ कर बाकी सब ठंडे प्राणी हैं, मतलब ठंडे खून के प्राणी। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, स्तनपायी मतलब जो दूध पिलाते हैं, जो मतलब जो बच्चे पैदा करके उनको दूध पिलाते हैं, वो स्तनपायी कहलाते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं दादुर, टोड, वही मेढक का प्रजाति है, मगरमच्छ, मछली, इनमें से तो कोई नहीं है गर्म खून का, ये मतलब ये सब ठंडे खून के हैं। तो इनमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब ई जो है ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये ममल्स है, मतलब ये वही स्तनपायी, ये चिड़िया, तो ये गर्म खून के प्राणी हैं। और इधर से अब रेप्टाइल्स जो हैं, एम्फीबियंस हैं, फिश हैं, तो ये जो है आपका कोल्ड ब्लडेड है। रेप्टाइल्स मतलब होते हैं सरीसृप, एम्फीबियन मतलब उभयचर, और फिश मतलब मछलियाँ। वहीं सूखे, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे बर्फ़ है, मतलब वही ड्राई आइस जिसे कहते हैं। तो आप, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही, CO2 को आपको पता है, ठोस CO2 जो है उसी को कहा जाता है सूखी बर्फ़ या ड्राई आइस। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ओजोन के बारे में कुछ तथ्य दिया हुआ है, तो आपको पता है ओजोन मतलब O3 इसका होता है, और सूत्र की बात किया जाए तो कह रहा है कि यह उच्च तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित करती है। अब इसमें से आपको बताना है, आपको पता है कि ओजोन कहाँ होता है, समताप मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर। तो ये, क्योंकि आपको पता है ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, जिसका तरंगदैर्ध्य निम्न होता है। तो ये कह रहा है कि उच्च तरंगदैर्ध्य को, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है। देखिए, ये अस्थायी नहीं होता है, ये रिएक्शन करता है, जैसे बिजली चमकना, ऐसी घटनाएं जो होती हैं, तो उससे रिएक्शन कर लेता है ये, और ये टूट भी जाता है ओजोन का। इसलिए ओजोन क्षरण भी आप पढ़े होंगे। तो ये अत्यधिक अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी गैस है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
यह मध्य मंडल में पाई जाती है, तो मध्य मंडल में नहीं पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो ये भी गलत है, मतलब इनमें से ऑप्शन हो जाएगा ई कोई नहीं। चलिए यहाँ से आप देख भी लीजिए, ये लेयर बना हुआ है, ये ट्रोपोस्फेयर है, मतलब क्षोभ मंडल, उसके ऊपर ये मध्य मंडल समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर, ये मेजोस्फेयर मतलब मध्य मंडल है, इसके ऊपर आपका आता है आयन मंडल, फिर वायु मंडल। अब ये इससे कई क्वेश्चन बनता है, यदि आप इसको सही से समझ लेंगे तो इससे आप कई क्वेश्चन कर लेंगे। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल, हिंदी में बोल दे रहा हूँ। इसका हाइट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लगभग 10 किलोमीटर के रेंज तक, मतलब पृथ्वी के सतह से 10 किलोमीटर के रेंज तक लगभग ये होता है ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो जितने ये आपका जैसे बादल बनना, बारिश होना, ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है। हेलीकॉप्टर का जो उड़ना है वो भी क्षोभ मंडल में होता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ता है, तो चूँकि पृथ्वी से तो जाएगा क्षोभ मंडल के थ्रू ही, लेकिन ये उड़ान भरता है तो उसके बाद से जब उड़ने लगता है तो ये चला जाता है समताप मंडल में, मतलब ये बादल के ऊपर चला जाता है। तो आप ऐसे समझिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि हवाई जहाज़ किसमें उड़ता है, तो समताप मंडल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओजोन लेयर यहाँ से आप देख सकते हैं, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर ओजोन लेयर है, तो ये समताप मंडल में है। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा था जो इसका हाइट जो अगर कहा जाए तो लगभग 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल होता है। समताप मंडल में देखिए यहाँ से और दिया है उल्का पिंड की जो घटना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्का पिंड जो आता है तो वो किस मंडल में होता है, तो ये समताप मंडल में ही होता है। अब ये देखिए सैटेलाइट वोटेलाइट जो है आयन मंडल में होते हैं। मेजो मतलब मध्य के ऊपर होते हैं सैटेलाइट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख जो है घटक कौन सा है, तो बायोगैस आपको पता है जैसे सड़े गले पदार्थों के या नाले वाले से जो बदबू निकलता है वो एक्चुअली वही होता है बायोगैस। इसमें मुख्य जो होता है वो मेथेन होता है, मतलब CH4, यही है बायोगैस। इस मतलब मुख्य घटक जो है वो, उसमें गैस तो और भी होते हैं लेकिन जो मुख्य घटक है वो मेथेन ही होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो धान के खेत से भी मेथेन गैस निकलती है। ये जो है अगर पर ग्रीन हाउस गैस पूछा जाता है तो ये मुख्य है ग्रीन हाउस में, मतलब ये इसीलिए धान के खेत का ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है, ये मेथेन है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा किसके लिए प्रदूषक है, मतलब अम्लीय वर्षा किस इसमें से कौन सी गैस के कारण होता है, तो इसके लिए देखिए अम्लीय वर्षा तो एक्चुअली देखा जाए तो SO2 इसका मुख्य जो है, लेकिन ये कह रहा है कि इसके साथ साथ देखिए SO2 केवल अकेले नहीं काम करता है, ये रिएक्शन करता है जलवाष्प के साथ। उसके बाद ये अम्ल मतलब जो SO2 सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में ये पानी में मिल जाता है, मतलब जलवाष्प से क्रिया करके तब ये धीरे वही धरती पे आता है और नालों और ये मतलब नदियों के सहारे चला जाता है। इससे आपको पता भी होगा कि अम्लीय वर्षा के कारण मतलब जो जितने जलीय जीव हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो मुख्यतः तो देखा जाए तो कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी पूछता है, लेकिन इसमें से अगर देखा जाए तो ये एक से अधिक होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और जलवाष्प से क्रिया करके। और भी इसमें हैं, मतलब CO2 का भी होता है, NO2 का भी इसमें होता है प्रभाव, लेकिन जो मुख्यतः होता है SO2 का होता है। तो यहाँ पे देखिए चूँकि ये भी दिया, जलवाष्प भी दिया है, ये भी दिया, तो इनमें से एक से अधिक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये पूछेंगे कि ये किस चैप्टर में सब मिलेंगे, तो ये आप पर्यावरण का जो बुक है, मतलब या तो 9th 10th का भी आप पर्यावरण का जो किताब उठाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये पर्यावरण जो है प्राइमरी टीचर का एग्जाम देंगे तो उसमें पर्यावरण से क्वेश्चन आएगा, बाकी में पर्यावरण से क्वेश्चन नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये 11th का भी एक चैप्टर है इन्वायरमेंट का, उससे भी देख मतलब क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे एक ही चैप्टर से। देखिए यहाँ पे मैं ये 11th का ही ये चैप्टर का नाम भी इधर लिखा हूँ, यही वाला PDF डाउनलोड करो तो एक ही चैप्टर से कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे ग्रीन हाउस गैस हो गया, ओजोन हो गया, तो ये सभी यहीं से बायोगैस हो गया। तो एक चैप्टर है 11th के NCERT का, ये चैप्टर का नाम आप सर्च करेंगे जब तो आप ये मिल जाएगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से चैप्टर है। यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया हुआ कैसे कैसे अम्लीय वर्षा होता है। यहाँ देख सकते हैं ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, धुआं में आपका सल्फर डाइऑक्साइड होगा और ये जाएगा किसमें, जलवाष्प, मतलब बादल में जलवाष्प है, वहाँ से रिएक्शन करके ये किसमें बन जा रहा है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फ्यूरिक अम्ल में, NO2 रहेगा तो नाइट्रिक अम्ल में। यहाँ से ये फिर इसके थ्रू वही बारिश के थ्रू
फिर किस में आ जाता है, ये अम्लीय वर्षा होता है, जो कि फिर जलीय जीवों को खतरे में डालता है। तो ये देखिए कितने बढ़िया से समझे, ये NCERT का ही मैं यहाँ पे लिया हूँ पिक्चर, तो ये आप जाकर देख सकते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है, इकाइनोडर्मेटा संघ आप देखिए, इसको डिटेल में आप NCERT जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। मैं इस पर एक नोट्स भी बनाया हूँ, आपको टेलीग्राम पे दिया था, उसमें सेम टू सेम ये पूरा लाइन नहीं लिखा था, अभी दिखा भी दूंगा उसका। कह रहे संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है, यह त्रिस्तरीय होता है, मतलब ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, एंड क्या करता है, सिलोमेटिक गुहा इसमें होती है। ये विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। तो ये इसका चूँकि ये तीनों सही हैं, तो ये इकाइनोडर्मेटा के लिए तीनों सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा मोर देन एबव, मतलब एक से अधिक डी हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, ये वही है, ये ना कहिए कि ये एग्ज़ाम के बाद नहीं बनाया हूँ, ये एग्ज़ाम चूँकि मैं भी दिया था इस बार वाला, तो एग्ज़ाम से पहले ही ये बनाया था मैं नोट्स। अब देखिए ये पूरा ऐसे लाइन बाई लाइन लिखा हूँ, ये NCERT का है, मैं अपने से नहीं बनाया हूँ, NCERT बुक से ही है। इकाइनोडर्मेटा के बारे में देखिए, इकाइनोडर्मेटा को अगर तोड़ा जाए तो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक इकाइनास जिसका मतलब होता है कांटा, मतलब जहाक या कांटा, दूसरा है डर्मा, डर्मा मतलब त्वचा आपको होता है, मतलब जिनके त्वचा जो है कांटेदार होती हैं उन्हें इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, स्टार फिश हो गया, समुद्री अर्चिन हो गया, पंख तारा हो गया, समुद्री खीरा हो गया, तो ये सब क्या हैं, ये इकाइनोडर्मेटा संघ में आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इनका त्वचा कांटों से आच्छादित होता है। अब कांटा भी पूछा जाए किस चीज़ का होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, मतलब जो कंकाल होता है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देह गुहायुक्त त्रिकोरिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इनमें क्या होता है, जल संवहन नाल जो होता है, मतलब जो चालन में सहायक होता है। तो ये देखिए लाइन बाई लाइन NCERT जब आप पढ़ेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर सोचेंगे कि बहुत टफ आ गया है। तो देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो नवीकरणीय आपको पता है कि वो मतलब वैसे ऊर्जा के स्रोत जिनको पुनः आप रिसाइकिल करके फिर से यूज कर सकते हैं, तो उन्हें नवीकरणीय कहा जाता है। देखिए कोयला को तो रिसाइकिल कर नहीं सकते, एक बार यूज कर दिए ये ख़त्म हो जाएगा ना। आपकी ईंधन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सबको एक बार जला देंगे दोबारा से ये फिर उसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा का कोई भी स्रोत नहीं है, मतलब इसका ऑप्शन तो ई सही हो जाएगा। अब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कौन, तो अगर बात करें सन का, तो सन को अभी माना जाता है। फिर बायोगैस जो होता है ये नवीकरणीय में ही आता है, जो बायोगैस है। अभी जैव ऊर्जा जो देख रहे थे, जैव ईंधन, जैसे CNG का भी कभी एग्जाम में पूछ दे सकता है, CNG, तो ये क्या है, ये बायोगैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथि। अब देखिए अब इसमें ग्रंथि में आपको 3 प्रकार के होते हैं, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और एक मिश्रित ग्रंथि होते हैं। तो ये भी मैं नोट्स में दिया हूँ, उसको यहाँ देख सकते हैं। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होते हैं, वे ग्रंथि जिनमें मतलब जैसे ये जो ले जाने के लिए परिवहन जो नाल है ये नहीं होता है, जबकि बाह्य वाले में मतलब बाह्य स्रावित ग्रंथि जो हैं इनमें ये परिवहन नाल होता है, मतलब जिसके सहारे वो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैक्रिमल ग्लैंड है, मतलब अश्रु ग्रंथि से कहते हैं। तो आप एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे लैक्रिमल लिख दिया है, जबकि आप अगर इंग्लिश नहीं जानते होंगे थोड़ा, देखिए यहाँ भी उसी को केवल ये लिख दीजिए, जैसे एग्जाम में दिया है वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ। लैक्रिमल को हिंदी में अश्रु ग्रंथि कहते हैं। अब सोचिए कि आपको अश्रु भले पता रहेगा ग्रंथि, लेकिन लैक्रिमल नहीं पता है तो फिर आप गलत करके आ जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि बायोलॉजी में खासतौर से हिंदी और इंग्लिश दोनों देखिए उसका, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो ये इसका ऑप्शन तो यही होगा, लैक्रिमल ग्लैंड। यहाँ से देख सकते हैं इसको, मतलब ये आंसू जो यहाँ से आता है आपका वही है। तो मतलब इसको ले जाने के लिए एक नाल होता है, नली जैसे नलिका लगा होता है, तो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ वही पूछा था कि अंतःस्रावी नहीं है, तो ये लैक्रिमल ग्लैंड होगा। और बाकी ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि, ये मास्टर ग्रंथि जिसे कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से देख सकते हैं, ये नोट्स का ही अपने दिया हूँ, NCERT का नोट्स का ही है ये। तो यहाँ से बाह्यस्रावी ग्रंथि में देखिए नलिका युक्त होता है ये, जैसे एग्जाम्पल देखा है तो दुग्ध ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथियाँ। देखिए मैं भी यहाँ पे गलती वही किया हूँ कि अश्रु ग्रंथियाँ लिखा हूँ, लेकिन लैक्रिमल इंग्लिश वाला नहीं लिखा हूँ, तो ये जानते हुए भी आप गलत कर सकते हैं। लार ग्रंथि हो गई, तो ये क्या है, ये बहिस्रावी ग्रंथि हैं। अंतःस्रावी नलिका विहीन होती हैं, मतलब इसमें नलिका नहीं होता, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पिनियल, थाइमस, ये सब क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। मिश्रित में कौन आता है, अग्नाशय आता है, जो कि आपको पता है इंसुलिन, हार्मोन्स।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है, अभी इसको देखेंगे आगे नेक्स्ट किसी स्लाइड में। तो अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि, मतलब ये इसमें दोनों होता है, दोनों का प्रॉपर्टी होता है, दोनों का गुणधर्म होता है। बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहत एवं उच्च स्रोत है, मतलब ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ से अगर बात किया जाए कि मिलता है, तो सबसे ज़्यादा देखिए पहला दिया ऑप्शन जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, दूसरा आपका क्या दिया है कि समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, तीसरा घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। तो इनमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा होता है समुद्र से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, लगभग 50% के आसपास जो है ये समुद्री पौधे जो हैं उन्हीं से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऑक्सीजन प्राप्त होता है वायुमंडल को। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, कई तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए अब कहेंगे कि PYQ से फ़ायदा क्या हो, तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो सेम टू सेम रिपीट भी हो रहे हैं, तो डायरेक्ट वे में जाएंगे, कुछ मैं अभी जो बता रहा हूँ कि ये कहाँ से आया तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें जो मिलेंगी उससे भी आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा होगा, तो इसलिए इसको पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। अब देखिए हार्मोन, अब वानस्पतिक भी होता है, जंतु हार्मोन होता है, दो प्रकार के आप जानते हैं। इसमें पूछ रहा है वनस्पति हार्मोन कौन है, एक तो साइटोकाइनिन हो गया, इंसुलिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। तो देखिए इंसुलिन और एस्ट्रोजन जो है ये जंतु हार्मोन है, साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन के लिए, ये यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ऐसा ही पूछ देता है कि कोशिका विभाजन के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो ये कोशिका विभाजन के लिए है साइटोकाइनिन, ये पौधों में पाया जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ देखते हैं इंसुलिन और एस्ट्रोजन, अभी नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा कर लेते हैं इसको। इसका ऑप्शन तो वही हो जाएगा, वनस्पतिक कौन सा है, साइटोकाइनिन है, किस ये क्या इसका काम क्या है, तो ये कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए यहाँ से ये देख सकते हैं, ये एक ही कक्षा 10 का NCERT है, जिसमें कि आपको एक ही में दिया है सभी जितने भी जो प्रमुख हार्मोन्स हैं, चाहे वो जंतु हार्मोन चाहे पादप हार्मोन्स, तो इस सब ये मैं नोट्स का इधर दिखाया हूँ, अपने नोट्स का मैं भी इसी में से लिखा हूँ। तो यहाँ से देखिए साफ साफ ये अगर ये लाइन बाई लाइन देखें तो यहाँ देख सकते हैं ऑक्सिन होता है, ये पौधा का हार्मोन्स है, जो कि किसके लिए, लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जिबरेलिन है, ये तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन जो है अभी जो क्वेश्चन भी आया था, ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। एब्सिसिक अम्ल जो है ये वृद्धि संदमों का मतलब वृद्धि को रोकने का काम करता है, यहाँ भी वही लिखा हूँ, ऑक्सिन पौधे की लंबाई में, जिब्रेलिन तना की वृद्धि में, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में, एब्सिसिक वृद्धि संदमन या रोकने वाला। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए NCERT इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट वाला है। देखिए यहाँ पे पूछा है ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको पता है ऊर्जा तो सूर्य से ही प्राप्त होता है, लेकिन जो इसका आंसर आयोग ने माना है वो क्या माना है, दीर्घ पार्थिव विकिरण से। देखिए इसमें अगर पूछा होता ऊष्मा पूछा होता कि ऊष्मा सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है, तब इसका आंसर ज़्यादा सटीक होता है दीर्घ पार्थिव विकिरण, लेकिन ये पूछा है ऊर्जा, तो इसका होना चाहिए था देखा जाए तो सूर्य, लेकिन देखिए आयोग दिया है इसका ए। तो चलिए कैसे दिया है वो भी आप समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन जो है NCERT के जियोग्राफी का है, क्लास 11th का जो एक्सरसाइज है वहाँ से सीधे। अब यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई, मतलब कि यहाँ पे सीधे हीट लिख दिया है, वहाँ पे एनर्जी लिखा था, तो हीटेड बाई लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वहाँ पे भी इंग्लिश वाला जब आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ऑप्शन ये उसके हिसाब से अगर यहाँ ऊष्मा दिया होता आप कहेंगे कि ऊष्मा भी ऊर्जा का रूप है, तो ये एक रूप है, समझ रहे हैं ना, मतलब ऊर्जा के अंदर ऊष्मा है। अब ये नहीं कहेंगे कि ऊष्मा ऊर्जा है, मतलब ये अगर ये बड़ा है उसका ये सबसेट है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट वाला है, लेकिन इसका ऑप्शन ए ही है सही। यहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्पलर्स जिसे कहा जाता है, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आप अगर जानना चाहें टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें तो इसको अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो वही है कि जैसे आपको पता है कि सूर्य जो पृथ्वी है इस पर क्या होता है, सूर्य से प्रकाश आता है। जैसे यहाँ पर मैं पृथ्वी बना देता हूँ, इधर सूर्य है, तो सूर्य से जो रेडिएशन आता है इसमें जो है ज़्यादातर कौन सी HV जो मतलब HV एनर्जी है, एनर्जी सबसे ज़्यादा किससे आता है, तो आपका आता पराबैंगनी यानी कि वायलेट से, तो समझ रहे हैं ना, वायलेट किरण से या बैगनी किरण से।
पराबैंगनी जिसे कहते हैं। तो ये आता तो इसी से है, इसका जो वेवलेंथ है ये शॉर्ट होता है, लेकिन आता है तो आपको पता है ओजोन है लेयर, ओजोन लेयर इसको अवशोषित कर लेता है, फिर अंत में पृथ्वी पर कुछ पहुँचता है। पृथ्वी पर पहुँचने के बाद फिर से पृथ्वी हीट हो जाता है, जब हीट होगा तो फिर जब जिस समय मतलब रात के समय फिर ये क्या होता है, जो हीट हो जाता है हीट बॉडी रेडिएशन के थ्रू फिर से रेडिएशन निकलता है इसमें से, और जो रेडिएशन ये निकलता है मतलब हीटिंग के बाद फिर इसमें जो पृथ्वी छोड़ती है हीट, तो वो जो होता है ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, मतलब इसका वेवलेंथ लॉन्ग होता है। तो यही मेनली जो है ये वायुमंडल के हीटिंग के लिए जिम्मेदार है, जो कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल इसी कहा जाता है। तो ये ज़्यादा जिम्मेदार है किसके लिए, अब ये क्यों हीटिंग होता है, तो आपको पता है कि इधर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे CO2 हो गया और H2O भी हो गया, जलवाष्प भी आता है ग्रीन हाउस गैस में, मेथेन हो गया। तो ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, इसी यही अवशोषित कर लेती हैं, जो यहाँ से ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जा रहा है इसको अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है, हरित गृह प्रभाव। तो ये है, ये आप किस चैप्टर का है, तो यहाँ देख सकते हैं सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, जो कि NCERT जियोग्राफी और क्लास 11th का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। सोनार तकनीक यदि आप कक्षा 9 का साइंस पढ़े होंगे ध्वनि चैप्टर, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। सोनार टेक्निक जो है, अगर इस फुल फॉर्म भी पूछ होता है, फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको लिख भी देता हूँ, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये सोनार का फुल फॉर्म भी होता है। अब ये किस लिए यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, पहाड़ी के मतलब पानी के अंदर पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, कुल मिला के दूरी मेजर करता है। एक हिसाब से देखा जाए तो पानी के भीतर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अब पानी वाली जहाज़ जा रही है तो उसके नीचे क्या है उसका भी पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। आपको पता है बड़े बड़े हिम मतलब बर्फ़ के चट्टान भी पानी के अंदर होते हैं, तो उसको टकराने से बचने के लिए जहाज़ को, तो इसका यूज किया जाता है सोनार टेक्निक का। तो इसमें तीनों सही है इसका ऑप्शन, तो यहाँ से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है। कीटभक्षी आप जानते हैं, ये पौधा पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको पता है कि जो पौष्टिक स्तर होता है सबसे नीचे कौन से आते हैं, सबसे नीचे आते हैं पौधे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका पूरा वही दिखाई दे रहा है डायग्राम। इनको जो खाते हैं ये प्रथम मतलब ये तो उपभोक्ता कहलाते हैं, मतलब जो पौधों को खाते हैं ये प्रथम उपभोक्ता हो गए, फिर इनको जो खाएंगे वो द्वितीय उपभोक्ता हो गए, फिर ऐसे तृतीय उपभोक्ता हो जाएंगे। तो जो पौधे होते हैं ये क्या है, ये उत्पादक में आते हैं, मतलब ये उत्पादन करते हैं, सूर्य से रोशनी पा के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। अब इनको जो खाते हैं उन्हें प्रथम उपभोक्ता कहा जाता है, मतलब खाने वाला। फिर जो प्रथम उपभोक्ता के प्राणियों को जो खाते हैं उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। तो ये चूँकि कीटभक्षी ये कीट को भी खाता है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है, इसलिए इसे उत्पादक में ही रखा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन सी ही सही होगा। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रॉपिक लेवल है वही जो अभी बताया, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक सबसे नीचे, सबसे ज़्यादा संख्या की बात किया जाए बायोमास में तो सबसे ज़्यादा कौन है, यही है प्रोड्यूसर ही है, मतलब पेड़ पौधे हो गए, ग्रास, फ्लावर। तो ये कहाँ से एनर्जी लेते हैं, सूर्य से लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है इसी में TRE में ही कि एनर्जी लेवल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये प्रोड्यूसर में ही होता है, मतलब ये नीचे वाले जो हैं इन्हीं में, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल जो है कम होता जाता है, क्योंकि इन्हीं से एनर्जी इनमें भी ट्रांसफ़र होता है, समझ रहे हैं ना। मतलब एनर्जी तो ये अपने से बनाते हैं, फिर इनको खाएंगे ये तो इनमें जाएगा एनर्जी, फिर इनको खाएंगे ये तो इनमें जाएगा। तो ऐसे यहाँ से देख सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता है ये कौन। अब एग्जाम्पल भी पूछ देता है कि चींटी किस में आएगी, तो प्राथमिक उपभोक्ता में। अब सेकेंडरी उपभोक्ता में रैट, स्पैरो, फ्रॉग्स मतलब चूहे हो गए, गौरैया, मेढक, ये जो इनको खाते हैं मतलब कीट पतंगों को, तो ये आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में। टर्शियरी मतलब तृतीय उपभोक्ता में आपके सांप हो गए, उल्लू हो गए। अब जो इनको भी खाते हैं ये चतुर्थ उपभोक्ता में आते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, इजी भी है लेकिन एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी एक क्वेश्चन मैं यहाँ से दिया हूँ ये, और दूसरे एग्जाम का है सीजीटेट 2019 का। इन फूड चेन ह्यूमन मतलब मनुष्य जो ये किस में आते हैं, तो यहाँ से आप बताइए मनुष्य किस में आएंगे। मनुष्य सभी को खा जाते हैं, मतलब इनको भी खा जाएंगे, यानी इनको तो
हाँ ये तो खाए जाते हैं सब। तो मनुष्य जो हैं ये प्राइमरी में भी आएंगे और द्वितीयक में भी आएंगे, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता में आता है मनुष्य। मतलब सबसे खतरनाक प्राणी यही है। चलिए, मानव आँख का फोकस दूरी में परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होता है, सीधे सीधे इसका क्वेश्चन यही है। प्यूपिल्स मतलब पुतली के द्वारा, कार्निया के द्वारा, सिलियरी मसल्स, पक्षमावी मांसपेशियाँ। इसे देखिए अब यही है कि इंग्लिश हिंदी आपको दोनों जानना चाहिए साइंस यदि पढ़ना है तो आपको। पक्षमावी मांसपेशियाँ इसको हिंदी में कहते हैं, पक्षमावी मांसपेशियाँ। तो ये इनमें से कौन फोकस दूरी को चेंज करता है, तो इसमें से ऑप्शन तो सिलियरी मसल होगा। पक्षमावी मांसपेशियाँ कैसे हो तो डायग्राम में चलिए एक ही बार देख लेते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा। ये है आपका डायग्राम, एनसीईआरटी से ही लिया हूँ। अब देखिए यहाँ से कक्षा 10 का एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ह्यूमन आई। अब देखिए ये अगर थोड़ा सा इस पर मैं चर्चा कर ही देता हूँ, एग्जाम में पूछता है यहाँ से। प्यूपिल से पुतली से कहते हैं या नेत्र तारा जिसे कहते हैं, पुतली हिंदी में भी लिख देता हूँ। आइरिस है, आइरिस को हिंदी में भी आइरिस ही कहते हैं, आइरिस झिल्ली। कार्निया है, कार्निया को भी हिंदी में भी कार्निया ही कहते हैं। एक्वस ह्यूमर जो है ये जलीय द्रव, जलीय द्रव। ये लेंस है, मतलब ये सिलियरी मसल्स है अभी जो उसमें दिखा रहा था। पक्षमावी मांसपेशियाँ, पक्षमावी मांसपेशियाँ। ये रेटिना है, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं। ये विट्रस ह्यूमर्स हैं, मतलब काचाभ द्रव इसे हिंदी में कहते हैं, काचाभ या कांच द्रव, काचाभ द्रव। अब देखिए इसमें क्या होता है, पूछा था कि इस लेंस का फोकस दूरी किसके द्वारा, तो ये थोड़ा सा चीज़ और भी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपको देगा कि किधर का, किस साइड का। ये देखिए सामने से है आँख का भाग, ये पीछे वाला है, इधर रेटिना है। ये सबसे बाहर वाला भाग को दृढ़ पटल कहते हैं। उसके अंदर ये आता है आपका रक्तक पटल, रक्तक पटल से सटा होता है रेटिना। तो अब देखिए ये अगर बात किया जाए कि इसका लेंस का, देखिए सामने वाला का भाग थोड़ा सा कम टेढ़ा है, मतलब कम कर्व है, तो इसका फोकस दूरी ये चूँकि बड़े लेंस का भाग होगा तो इसलिए इस सामने वाले का फोकस दूरी ज़्यादा होता है, और इधर पीछे वाले का जो परत है इसका फोकस दूरी, चूँकि ये छोटे गोले का भाग होगा तो ये इसका फोकस दूरी कम होता है। अब देखिए इसका फोकस दूरी बढ़ाने घटाने का काम किसका काम है, ऊपर देखिए ये और ये इसी पर टिका हुआ है लेंस। ये दोनों जब पकड़ के ये ऊपर खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, मतलब ये दोनों आपस में ऊपर अगर तनाव इसमें उत्पन्न होगा, खींचेंगे तो क्या होगा, लेंस जो है ये पतला हो जाएगा। जब पतला होगा तो फोकस दूरी अधिक हो जाएगा। जब दबाएंगे तो ये लेंस मोटा हो जाएगा, मोटा होगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगा। ये जो उसका फोकस दूरी कम ज़्यादा करने का काम किसका है, तो ऊपर नीचे दोनों लगा हुआ है, मतलब यही सिलियरी मसल्स, पक्षमावी मांसपेशियाँ, तो इन्हीं का काम है फोकस दूरी ऊपर नीचे करना। अब पुतली का क्या काम है, तो प्रकाश जो है यहीं से प्रवेश करता है आँख में, पुतली से ही। आइरिस का क्या काम है, तो आइरिस जो आपके आँख का कलर है, किसी का भूरा किसी का नीला, तो ये आँख का कलर है किसी का काला, तो ये आइरिस के द्वारा ही होता है। आइरिस का एक और काम है पुतली के साइज को कम ज़्यादा करना, यहाँ से इसे सटल होता है या फिर पर्दा कह सकते हैं खिड़की पर, तो वही काम करता है ये आइरिस झिल्ली भी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कार्निया जो है ये सामने का उभरा हुआ भाग जो है ये कार्निया कहलाता है। यहाँ से ये यहाँ पे एक पीत बिंदु, हाँ अंध बिंदु यहाँ पे होता है, जहाँ पे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो दिखाई नहीं देगा। इसके सामने जो होता है यहाँ पर ये होता है पीत बिंदु। पीत बिंदु पर अगर प्रतिबिंब बना है तो सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा, मतलब सबसे बढ़िया प्रतिबिंब यहीं बनता है, तो इसको कहा जाता है पीत बिंदु, येलो स्पॉट, पीत बिंदु। तो ये है, अब इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिएगा और तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि उसका आंसर जो है पक्षमावी मांसपेशियाँ, सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए टंगस्टन आपको पता है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। टंगस्टन का यूज कहाँ करते हैं, विद्युत बल्ब में। एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि नाइक्रोम का यूज कहाँ करते हैं, नाइक्रोम के तार का यूज कहाँ करते हैं, तो ये यूज करते हैं विद्युत हीटर में। कहाँ यूज करते हैं, विद्युत हीटर में, ऐसे रहेगा। विद्युत हीटर में किसका यूज करते हैं, नाइक्रोम का। तो ये दोनों क्वेश्चन आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, तो देखिए जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं तो रेगिस्तान को डिजर्ट कहा जाता है। तो पहले तो यहीं से आप थोड़ा समझ सकते हैं कि डिजर्ट तो होगा ही, और जो रेगिस्तान में
पाए जाते हैं। जब देखिए इसमें से जंतु पूछ देता है, पौधे पूछ देते हैं, यहाँ पे जंतु पूछा है। जो रेगिस्तान में जंतु पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो डेजर्टी कोलस कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, डेजर्टी कोलस कहा जाता है। कोलस का मतलब ही है, ये दोनों अगर मतलब दोनों को अलग अलग करें, डेजर्ट तो आपको पता है रेगिस्तान होता है, कोलस मतलब होता है जो रेगिस्तानी एटमॉस्फेयर में अपने आप को मतलब उसमें आवास हैं। कोलस का मतलब ही होता है आवास या निवास। तो जो निवास कहाँ करते हैं, डिजर्ट में, उन्हें क्या कहते हैं, रेगिस्तानी जंतु या डेजर्टी कोलस कहते हैं। चलिए, रासायनिक भाषा में मोर्चा मतलब जंग का सूत्र कह रहा है, ये क्या होता है, तो ये आपको पता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। ये केवल फेरिक ऑक्साइड नहीं होता है, क्योंकि इसमें Fe2O3 और जल के कुछ अणु इसमें होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब तक ह्यूमिडिटी नहीं रहेगा तब तक जंग नहीं लगता है। तो Fe2O3 मतलब ये फेरिक ऑक्साइड और कंस कैसे, तो कि इसमें कुछ जल के अणु होते हैं, तो ये इसीलिए इसके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो ये मोर्चा का सूत्र अगर पूछे तो Fe2O3 हो जाएगा, नहीं तो फिर ये सीधा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। ये भी आपको क्लास 10 के एनसीईआरटी में मिल जाएगा जंग का फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता क्या है, मतलब एल्गी और फंगी के बीच का जो रिलेशनशिप है लाइकेंस में, इसे क्या कहते हैं। तो ये इंग्लिश वाला थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एक इसको सहोपकारिता दिया है, सहजीविता भी एक आता है, सहजीविता एक को कहते हैं, सहजीविता भी यही चीज़ है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इंग्लिश में तो सेम ही दिया रहता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर कर देता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। सहजीविता कहलाता है शैवाल और कवक का रिश्ता, इंग्लिश में म्यूचुअलिज्म कहते हैं इसको, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं, मतलब जलोद्भिद का मतलब होता है जो पौधे जलीय होते हैं, मतलब जल में पनपते हैं, जैसे जलकुंभी हो गया, कमल हो गया और सिंघाड़ा हो गया, तो ये जल में पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि इनको जलोद्भिद कौन बनाता है, मतलब इनके कौन कौन से गुण है, सीधे सीधे ये पूछ रहा है। तो कह रहा है कि यांत्रिक उत्तक का अभाव इनमें होता है, वायु उत्तक की उपस्थिति होती है, सुविकसित संवहन तंत्र होता है। तो देखिए ये इनमें यांत्रिक जो मैकेनिकल टिश्यू है ये नहीं होता है, मतलब इनका कमी होता है। क्यों कमी होता है, जिससे ये अगर यांत्रिक उत्तक उन पौधों में होते हैं जो मजबूत होते हैं, जैसे पेड़ पौधे ऊपर ज़मीन पे जो हो रहे हैं, मतलब उनमें तना है, मजबूत तना, तो उनमें होता है यांत्रिक उत्तक। लेकिन इसमें चूँकि जलीय जीव हैं, काफ़ी वो लचीले होते हैं, तो उनमें यांत्रिक ऊर्जा का अभाव, उत्तक का अभाव होता है। वायु उत्तक इनमें होता है, वायु उत्तक को एरेनकाइमा कहा जाता है। तो ये इनमें होता है, क्यों होता है, क्योंकि एरेनकाइमा का मतलब ही है एयर, क्योंकि उनमें एयर भरा रहता है। जब आप देखेंगे उसका डायग्राम तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें एयर भरा रहता है, ताकि वो तैरते रहें। तो इसमें होता है सुविकसित संवहन तंत्र, संवहन तंत्र होता है जो कि उन्हें खनिज पदार्थों को ऊपर नीचे मतलब अलग अलग भाग में ले जाने का काम करता है। तो इसके जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा सभी। डायग्राम की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं, ये कमल का है, आपको पता है ऐसे एकदम बीच बीच में एक खोखला पूरा उसका होता है, ताकि हल्का रहे, एरेनकाइमा जिसे कहते हैं, वही मतलब एयर इसमें भरा रहता है। ये लचीला भी होता है। वैसे ये जलकुंभी है, यहाँ से अभी देख सकते हैं, देखिए ये पूरा फूला हुआ है, जब इसको तोड़ें तो रुई जैसे अंदर रहता है खोखला, तो ये उसको तैरने में सहायता करता है। तो वाहन के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं, तो यहाँ से आप, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कि पीछे का देखने के लिए ये है आपका ट्रैफिक मिरर, मतलब साइड मिरर जिसे कहते हैं। तो इसको देखने के लिए आप टच करके भी देखें तो बीच में उठा हुआ रहता है, मतलब उभरा हुआ, ठीक है, उभरा हुआ उसे उत्तल होता है। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं, जब कन्फ्यूजन यदि आपको होता हो, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है। तो यहाँ से आप इसको टच करें तो ये बीच में उभरा हुआ रहता है, मतलब उठा हुआ रहता है। तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस नहीं सॉरी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। अब एसपीएम का फुल फॉर्म पूछ दिया है, तो फुल फॉर्म के लिए देखिए एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है कि फुल फॉर्म जहाँ भी पूछ दे तो उसका इंग्लिश वाला देख लेना है, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एसपीएम चूँकि आपको वायु प्रदूषण से संबंधित तो कुछ ऐसा पार्टिकल होंगे, आपको पता है, जो कि वायु में तैर रहे होंगे। तैरने का मतलब होता है सस्पेंडेड, सस्पेंशन। यहाँ से आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, अगर नहीं भी पता है तब भी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इसका फुल फॉर्म होगा। तो
तो ये जहाँ फुल फॉर्म पूछा तो इंग्लिश वाला उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। मतलब खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि कौन किसको खाता है, सीधे सीधे इसका ये मतलब है। अब पहला देख लेते हैं, घास। घास को कौन खाएगा, हिरण। ये हरिण नहीं, हिरण है। हिरण को कौन खाएगा, बाघ। तो ये तो लग रहा है ठीक। दूसरा भी देख लेते हैं चेक करने के लिए, घास को मछली खाएगी। मछली घास खाती है, चलिए मान लेते हैं कि खा भी लेगी। लेकिन मछली को गाय तो एकदम नहीं खाती है, तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, घास को खरगोश खाता है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, खरगोश का हाथी खाएगा, ये तो ऐसे गलत है, हाथी मांसाहारी नहीं है। चलिए ये इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। ये खाद्य श्रृंखला ऐसे और भी हो जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बस सीधे सीधे वहाँ पे एक ही ट्रिक लगाना है कि कौन किसको खाता है, सीरियल नंबर से देखना है कि खाता है कि नहीं, तो फिर वहाँ से श्रृंखला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ। सीधे सीधे पूछा है कुल मिला के। ये आधा हिस्ट्री भी है इसमें, साइंस भी है, लेकिन साइंस के कक्षा 10 के NCERT आप देखेंगे तो आपको लौह स्तंभ मिल जाएगा, वहाँ सीधे सीधे दिया हुआ है। तो ये कहाँ पे है लौह स्तंभ, दिल्ली में है, आपको पता भी होगा। यहाँ से आप देख लीजिए, ये दिल्ली का लौह स्तंभ, सीधे सीधे NCERT से ही मैं ये स्क्रीनशॉट लिया हूँ। कक्षा 10 का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का नाम है। अब यहाँ से देख सकते हैं मिश्र धातु जहाँ बनाया जाता है। जैसे यहाँ कापर में, अब ये भी पूछ देता है कि पीतल में कौन कौन से मिश्र धातु होते हैं। कापर जिंक होता है। कापर और एसन किस में होते हैं, कांसा में होता है। PB और एसन किस में होता है, सोल्डर जो होता है, मतलब रांगा जिसे कहते हैं चिपकाने के लिए, तार चिपकाने के लिए जो यूज किया जाता है, तो वो इसमें। तो ये भी पूछ देता है। यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय धातुकर्म नमस्कार, इस कब से लगभग 1600 वर्ष पूर्व का बना हुआ है। कहाँ है, ये कुतुब मीनार के निकट है। इसका ऊंचाई कितना है, 8 मीटर है। भार लगभग 6 टन है। ये आप देख सकते हैं किसके बारे में ये दिया हुआ, दिल्ली स्थित लौह स्तंभ। तो क्वेश्चन ज़्यादातर देखा जाए तो NCERT का ही है। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। अभी ये क्वेश्चन पीछे रिपीट भी हुआ है अगर देखा जाए तो देखिए एक ही से 2 क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा चेंज करके। पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक का मैं बताया था कि सबसे जो निम्नतम स्रोत है, ऐसे जो अभी बनाया था, तो यहाँ पे सबसे नीचे वाले जो हैं सूर्य से लेकर के, मतलब जिसको उत्पादक कहते थे, जो उत्पादक थे, तो वही क्या कर सबसे अधिक ऊर्जा तो उन्हीं का था ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। अभी पीछे इसको देखें तो यहाँ से भी देख भी सकते हैं सबसे ऊर्जा स्तर कहाँ है, प्रोड्यूसर के हैं, तो उत्पादक के हैं। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन होने लगता है कुछ लोगों को, मतलब जो लोग पढ़ रहे हैं साइंस, तो उनके लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लिटमस को लाल कर दिया, तो सीधे सीधे देखिए अंत में क्या किया, मैं कैसे याद करता हूँ, मतलब मुझे भूलेगा नहीं कभी, क्योंकि देखिए मैं ये देखता हूँ कि किससे क्या बन गया। तो ये अंत में क्या बन रहा है, लिटमस पेपर क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है। अंत में क्या किया, तो ये लौ आ गया, लौ से लाल कर दिया। और आपका जो उसमें अम्ल में भी क्या आ रहा है, लौ ही आ रहा है अंत में, अम्ल। तो ये लौ में भी लौ। चलिए यहाँ से वैसे मैं याद कर लिया हूँ कि अंत में इसमें लौ आ रहा है, तो यहाँ भी ये लौ ही आएगा। तो ऐसे मतलब लिटमस पेपर लाल किया तो कौन लाल करेगा, अम्ल लाल करेगा। अगर नीला कर देगा तो उसको कौन नीला करेगा, क्षार नीला करेगा। तो इसमें से आपको सीधे सीधे वही खोजना है कि अम्ल कौन है। वाशिंग सोडा जो है, मतलब खाने का सोडा जिसे कहते हैं, तो ये क्षारीय है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिरका जो है ये खट्टा होता है, अम्ल है। बेकिंग सोडा जो है ये भी क्षारीय होता है। इसका नाम भी पूछ देता है कि वाशिंग सोडा का क्या नाम है, मतलब कपड़ा धोने का, सॉरी यहाँ पे उल्टा मैं बोल दिया था क्या, वाशिंग सोडा मतलब कपड़ा धोने का सोडा, बेकिंग मतलब खाने वाला सोडा। तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 होता है वाशिंग सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो NaHCO3, ये होता है खाने वाला सोडा। तो इस फार्मूला भी जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसको बेकिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये होता है वाशिंग सोडा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड। ये सब अभी पर्यावरण का ही क्वेश्चन है, ये पर्यावरण के बुक में मिलेगा। तो वो पारिस्थितिक पिरामिड करेक्ट, दोनों प्रकार का, मतलब उल्टे सीधे। उल्टा का मतलब ऐसे, उल्टा सीधा का मतलब क्या, सीधा है तो ऐसे रहेगा, और उल्टा का मतलब ऐसे रहेगा। तो पिरामिड अभी वो देख भी रहे थे हम लोग।
तो यहाँ से कह रहा है किस में होता है, तो देखिए 3 तरीके से पिरामिड बनता है, एक संख्या के आधार पर, एक भार के आधार पर, एक ऊर्जा के आधार पर। संख्या मतलब संख्या के मामले में इसको सीधे वहीं से देख लेते हैं, इसका आंसर तो हो जाएगा दोनों प्रकार किस में होगा, तो केवल ऊर्जा को छोड़ करके और बाकी इन दोनों में होता है। तो इसमें से ऑप्शन जो है इसका डी होगा। ऊर्जा वाले में केवल एक ही प्रकार का होता है, केवल सीधा बनता है, बाकी इन दोनों में ऊपर नीचे मतलब उल्टा सीधा दोनों बनते हैं। यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, टाइप ऑफ पिरामिड है। तो नंबर के हिसाब से देखा जाए तो अपराइट मतलब ऊपर वाला सीधा जिसे कहते हैं, ये इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो ये क्राफ है, मतलब अगर इसको ये क्या इसका मतलब क्या है, अगर डिटेल में जाना चाहें तो इसका ये मतलब है कि ये नंबर के हिसाब से मतलब संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक संख्या किस चीज़ों का होता है, पौधों का सबसे अधिक संख्या यदि वायुमंडल में देखा जाए तो ये सबसे अधिक किसका संख्या प्लांट्स का है। उससे थोड़ा सा कम जाएंगे तो जो छोटे छोटे मतलब जो जीव हैं, मतलब जो क्या कहते हैं कीट पतंगे हैं, वो आ जाएंगे। उनसे छोटा मतलब अगर ये भी देखा जाए कि इन पे कौन आधारित है, इन पे कौन आधारित है, तो भी समझ सकते हैं मतलब इन संख्या के मामले में ये घटता जा रहा है ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं, तो ये अपराइट हो गया मतलब सीधा। संख्या के मामले में यहाँ देखेंगे अगर भाई सिंगल ट्री है मतलब एक ही पेड़ है, उस पर कई ठो बर्ड हो सकती हैं, और उस बर्ड को कौन कौन से जो छोटे छोटे पैरासाइट्स हैं वो उन पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ये सिंगल था नंबर के मामले में, लेकिन देखा जाए तो सिंगल होने के बाद भी इस पर ज़्यादा संख्या में ये चिड़िया रह सकती हैं, उनसे ज़्यादा संख्या में ये छोटे छोटे जो इनको खाएंगी वो रह सकते हैं। ये नंबर के मामले में देखा है तो दोनों प्रकार के पिरामिड बनते हैं। वहीं बायोमास मतलब द्रव्यमान के आधार पर देखा जाए तो पेड़ का द्रव्यमान अधिक हो सकता है, उससे कम चिड़िया का द्रव्यमान होगा, उससे कम जो छोटे छोटे पैरासाइट्स हैं उनका द्रव्यमान होगा। लेकिन यही देखा जाए जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं मतलब जो जलीय जीव हैं, उनका जलीय जो हैं छोटे छोटे जीव, इनका हो सकता है कि मास कम रहे, उससे अधिक जो स्मॉल फिश है उससे अधिक लार्ज फिश है उनका द्रव्यमान हो सकता है। तो ये दोनों प्रकार के इसमें भी जो आपका पिरामिड बनता है। लेकिन एनर्जी के मामले में देखा जाए तो एनर्जी के मामले में केवल सीधा ही बनता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इकोसिस्टम का ये पार्ट है। अब चलिए ये तो पीआरटी का खत्म हो गया, अब 6 to 8 का देख लेते हैं। पहले जनरल पार्ट देखेंगे, फिर सब्जेक्ट का देखेंगे एक एक करके। चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है। तो जो ज़्यादा सक्रिय होगा यानी कि जो ज़्यादा क्रियाशील होगा उसी का ऑक्साइड जो है जल में घुलेगा। तो आप अगर सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी का जो आपको केमिस्ट्री में है सक्रियता श्रेणी, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि सबसे अधिक अगर ऊपर बात है पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है। तो ऐसे ये सक्रियता श्रेणी जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आप चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। अगर बात किया जाए तो देखिए इसमें कैल्शियम ज़्यादा जो है क्रियाशील होता है, सोडियम भी क्रियाशील होता है, पोटेशियम भी। तो इस हिसाब से देखें जल में कौन घुलेगा, तो इनमें से अगर किसी का ऑक्साइड है तो वो जल्दी घुल जाएगा। तो कैल्शियम का ऑक्साइड है तो ये जल में जल्दी घुलेगा मतलब घुलनशील है। बाकी के ये आयरन और जिंक के ऑक्साइड जो है ये जल में घुलनशील नहीं है। इसका ऑप्शन जो है ये ए हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध है। अब ओमिक प्रतिरोध क्या होते हैं, ओमिक प्रतिरोध होता है जिसमें ओम का नियम आप पढ़े होंगे, V और I का रेशियो जो है ये यदि नियतांक है यानी कांस्टेंट है, यदि नियतांक है तब कहेंगे ये ओम का नियम है। मतलब यदि V और I का रेशियो जो है वो नियत रहता है तब उस प्रकार के जो वायर है या फिर आपका कोई मेटल है तो उसको कहेंगे ओमिक प्रतिरोध वाला। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि V और I का ग्राफ यदि जिसका लीनियर आता है, V और I का ग्राफ जो है ये लीनियर आता है मतलब ऐसे V और I में, तब इसको कहेंगे कि ये ओमिक है। अगर ऐसे नहीं आता है मतलब ऐसे टेढ़ा टेढ़ा आता है, चाहे ऐसे हो जाए या फिर दूसरे टाइप से V और I का ग्राफ मतलब पोटेंशियल और धारा का ग्राफ, तभी ये नॉन ओमिक है और ये ओमिक है मतलब ओम का नियम ये फॉलो कर रहा है। तब इस प्रकार कौन होता है, नाइक्रोम, तांबा, टार्च बल्ब, इसमें से कह रहा है कि गैर ओमिक है मतलब ओम का नियम का पालन नहीं करता है। फिर नाइक्रोम आपको पता है धातु का है, तांबा भी धातु है, तो ये जनरली धातु जो होते हैं ये करते हैं ओम के नियम का पालन। लेकिन ये टार्च बल्ब दिया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको LED यदि ज़्यादा दिया रहता तो ज़्यादा क्लियर रहता क्वेश्चन, लेकिन आप केवल टार्च बल्ब दे दिया है। तो ये थोड़ा सा देखिए टार्च बल्ब में तो नाइक्रो उसका भी यूज टंगस्टन का भी किया जा सकता है, लेकिन ये इसके हिसाब से क्वेश्चन जो है ये LED यहाँ पे मेरे हिसाब से देना चाहिए था। बाकी आप समझ सकते हैं इसका आंसर जो है टार्च बल्ब है।
क्योंकि एलईडी जो होता है ये इस टाइप से मतलब ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है, आपको पता है जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं, क्योंकि इसमें धातु नहीं, इसमें क्या होता है उप धातु का यूज करते हैं सेमीकंडक्टर का। चलिए नेक्स्ट यहाँ से अब ये देख भी सकते हैं ओम का नियम, मैं बता भी दिया उसको अभी। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। तो ये भी देखिए एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे ये नहीं मिला, मतलब क्वेश्चन मतलब ये जो है, लेकिन इससे संबंधित डायग्राम मिला, तो थोड़ा सा उसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। मलेरिया का भंडारण पूछा है कि भंडारण स्थल कहाँ होता है, प्लीहा में कि पेट में कि यकृत में। इसका ऑप्शन तो होगा प्लीहा, इसके हिसाब से जिस हिसाब से दिया स्प्लीन्स में ही। वो कैसे होगा देखिए, चूँकि अगर बात की जाए तो ये जो मलेरिया परजीवी हैं तो ये इनका जो जन्म टाइप का अगर कहा जाए कि मलेरिया आपको पता है कहाँ से ज़्यादा है, मादा एनाफिलीज मच्छर से। तो वो जब काटते हैं तो ये पनपते मतलब ये पैदावार जो इनका ज़्यादा होता है, जब जहाँ बढ़ते हैं फलते फूलते हैं, ये तो होता है एक्चुअली कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। लेकिन लीवर से फिर चले जाते हैं स्प्लीन में, मतलब प्लीहा में। तो इसको थोड़ा सा इसको अलग से डायग्राम में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये 12th का एनसीईआरटी है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के नाम से। मैं इसको कई बार कहा भी हूँ आपको कि ये वाला चैप्टर केवल 12th बुक से केवल एक ही चैप्टर ये पढ़ना है, जिसमें रोग और उससे संबंधित मतलब हेल्थ इशूज से संबंधित जो चैप्टर है। यहाँ देखिए साफ सफ़ेद रंग दिया हुआ है कि ये मच्छर है, ये काट रहा है। ये आपका क्या है, यकृत है, लीवर, यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ से परजीवी। और ये क्या करते हैं, यकृत में क्या करते हैं, ये अलैंगिक रूप से जनन करता है, मतलब यहीं पे ये जनन करते हैं और फिर रक्त में छोड़ देते हैं। मतलब जनन के बाद जो इनके कोशिका को फोड़ करके और रक्त में छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से ये कहाँ चले जाते हैं, परजीवी लाल रुधिर कोशिका मतलब आरबीसी में चले जाते हैं। और आरबीसी का जो अगर कहा जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखिए इसको कोरिलेट कैसे किया है वो मैं बता रहा हूँ। आरबीसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी और कब्रिस्तान किसे कहते हैं, कब्रिस्तान। ऐसे एक मिनट इरेजर यूज कर लेता हूँ। देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को ही कहा जाता है, जो स्प्लीन था। तो प्लीहा जो है इससे कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, मतलब यहीं पे मर मर के और यहीं से ये बाहर निकाला जाता है आरबीसी जो होता है। अब इसी को लेकर के ये इसी बेसिस पे इसका आंसर भी वही दिया है प्लीहा। क्योंकि आरबीसी जो है देखिए, इनका जन्म का अगर पूछा है कि लगभग कितने दिन रहते हैं, तो 120 दिन तक इनका जीवन काल होता है। 120 दिन ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये कहाँ जाके मरते हैं, तो प्लीहा में मरते हैं। अब ये ज़्यादा समय तक इसी में रहता है प्लीहा में ही, और यहीं से बाहर भी निकाला जाता है। तो चूँकि देखिए ये यकृत में तो ये जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद कहाँ भेज दिए जा रहे हैं, ये आरबीसी में ही भेज दिए जा रहे हैं। और ये फिर उसके बाद अलैंगिक रूप से फिर इसमें भी जन्म करते हैं अपना। और उसके बाद कहाँ जाते हैं और उन्हें फोड़ देता है। इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षणों का चक्र शुरू कर देता है। मोचित परजीवी रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, फिर कहाँ पहुँच जाते हैं, ये लैंगिक अवस्था लाल रुधिर कणिकाओं में परिवर्तित होता है, मतलब इसी में बढ़ते भी हैं ये। तो इसीलिए देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का PDF दिखा रहा हूँ कि कहाँ बढ़ते हुए हैं, मतलब कहाँ पलते बढ़ते हैं ये, तो आरबीसी में ही बढ़ते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में। इसी के बेसिस पे जो ये क्वेश्चन है आपका, इसका भी आंसर कहाँ दिया है, प्लीहा ही दिया है। क्योंकि प्लीहा में ही आरबीसी का मतलब मृत्यु भी होता है और वहीं से वो बाहर भी निकाले जाते हैं। चलिए ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोलायड नहीं है। देखिए कोलायड एक तो पूछ सकता है कि है, और कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। रक्त, सिरका, धुआं, इनमें से कौन सा नहीं है। तो रक्त देखिए कोलायड क्या है, कोलायड है कि नहीं है। ये धुआं क्या है, कोलायड है कि नहीं है, धुआं तो है। सिरका नहीं होगा, रक्त भी कोलायड होना चाहिए। कोलायड नहीं है पूछा है, तो कोलायड नहीं होगा कौन सा, सिरका नहीं होगा। क्यों, कोलायड के यहाँ पे डेफिनेशन है, कक्षा 9 का एनसीईआरटी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको कि कोलायड किसे कहते हैं। तो पहले एक बार परिभाषा ये बता दे रहा हूँ। ये क्या है, जो कोलायड्स होते हैं ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। आँखों से इन्हें नहीं देखा जा सकता है, प्रकाश के किरण को फैलाते हैं, मतलब प्रकीर्णन करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं। छानन विधि द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता है। इन्हें किस तकनीक से अलग कर सकते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रीकरण से इनको अलग कर सकते हैं। तो चूँकि देखिए इसका गुण है, ये छानन विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। रक्त जो है ये कोलायड है, धुआं भी कोलायड है। इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो सिरका जो है ये
कोलॉइड नहीं है। एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है, क्या इससे रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन कि एरोसॉल क्या होता है, फोम क्या होता है, इमल्सन क्या होता है। तो एक बार इसको एक नज़र देख ही लीजिए। देखिए यहाँ पे ये परिक्षिप्त प्रवस्था है, मतलब डिस्पर्जन, ये इसी से संबंधित है, कोलॉइड से संबंधित है। डिस्पर्ज्ड फेज है, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्ज्ड फेज क्या होता है कि कौन घुला हुआ है और किस में घुला हुआ है। तो जिसमें घुलेगा वो माध्यम हो गया और जो चीज़ घुलेगा वो फेज हो गया। तो देखिए यदि गैस में द्रव घुला है, मतलब गैस में द्रव घुलने का मतलब मिला हुआ, तो उसे कहेंगे एरोसॉल। जैसे कोहरा हो गया, बादल हो गया, कुहासा हो गया। तो एग्जाम्पल ये पूछ देता है कि बादल क्या है, तो आपको ऑप्शन वहाँ पे दे देगा एरोसोल है कि फोम है कि इमल्सन है। तो इस तरीके से ये वाला आप एकदम PDF आप रख लीजिएगा। तो थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि यदि गैस में द्रव मिला हुआ है तो उसे कहेंगे एरोसॉल। यदि गैस में ठोस मिला हुआ है तब भी उसको भी एरोसॉल ही कहेंगे। यदि द्रव में गैस मिला है तो उसे कहेंगे फोम। यदि द्रव में द्रव मिला है तो उसे इमल्सन कहेंगे। यदि द्रव में ठोस मिला है तो उसे सॉल कहेंगे। यदि ठोस में गैस मिला है तो उसे फोम कहेंगे। यदि ठोस में द्रव मिला है तो उसे जेल कहेंगे। यदि ठोस में ही ठोस मिला है तो उसे ठोस सोल कहेंगे। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इमल्सन हो गया, जेल हो गया और एरोसॉल भी पूछ देता है। अब इसका एग्जाम्पल इधर देख लीजिए। जैसे पूछ देगा कि दूध क्या है, दूध क्या है, इमल्सन है, मतलब द्रव में द्रव मिला है। मतलब जैसे द्रव में फेस क्रीम क्या है, तो ये भी इमल्सन है। वैसे ही आपसे पूछ देगा कि पनीर क्या है, तो पनीर क्या है, ये जेल है। क्यों? क्योंकि ये ठोस में द्रव मिला हुआ है। तो यहाँ से आप अलग अलग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग में, बैटरी उत्पादन में। तो आपको बताना है मैग्नीज का यूज कहाँ किया जाता है। तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन है, इनमें से एक से अधिक में किया जाता है मैग्नीज का यूज। मतलब ये फोटोग्राफी में भी मैग्नीज का यूज होता है, माचिस के उद्योग में भी, बैटरी में भी मैग्नीज का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। क्यों डाउटफुल है उसको मैं दिखाई देता हूँ। देखिए इसमें जो सेरेबेलम है और कान है, ये दोनों का काम वही होता है, शरीर के अंग को संतुलन बनाना। जब NCERT आप देखेंगे क्लास 10th का, तो वहाँ पे सेरेबेलम का साफ साफ लिखा है कि ये संतुलित करता है। अभी मैं दिखा भी देता हूँ। और कान का भी वही काम है, लेकिन जो आयोग का आंसर है वो है कान। तो चूँकि आयोग दे दिया है तो मानना तो यही पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर इस दोनों होगा, सेरेबेलम और कान भी होगा। आयोग के अनुसार C दिया हुआ है आंसर। अब देखिए ये सीधे NCERT का ही है, कक्षा 10 का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इसको साफ साफ देखिए, यहाँ पे लिखा है सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये सब क्या है, पक्ष मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को ही इंग्लिश में सेरेबेलम कहते हैं। तो ये अनुमस्तिष्क द्वारा ये संभव है जो ऐच्छिक क्रिया को परिशुद्धि तथा शरीर के संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। समझ रहे हैं ना, मतलब संतुलन के लिए कौन उत्तरदायी है, अनुमस्तिष्क ही उत्तरदायी है, मतलब इसको सेरेबेलम कहते हैं। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन तो D होना चाहिए, लेकिन आयोग दिया है C। चलिए यहाँ से यह है, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब श्वास जो आप लेते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, तो उसके लिए कौन सा इसमें से कथन सही है। कह रहा है कि ऊर्जा स्रावित होती है तथा ADP के रूप में भंडारित होती है। कह रहा है कि ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है, ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। तो इसमें से क्या है, तो देखिए श्वास जब लेते हैं तो इसका सीधा सीधा जो है वो ऊर्जा तो स्रावित होती है। तो ये कह रहा है कि नहीं होती है, तो इसे गलत हो गया। अब कह रहा है कि ADP के रूप में भंडारित होती है कि ATP के रूप में। तो आप ऐसे भी ये कॉमन सेंस लगाएं तो ज़्यादातर तो आप ATP सुने होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। इसको सिक्का कहा जाता है, ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा। तो ये बनता है, इसका ऑप्शन तो सही होगा। अब NCERT की बात करें कि ये किस NCERT में, तो यहाँ से देख सकते हैं ये 10th का NCERT है। जैव प्रक्रम चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ATP सीधे ये ब्रैकेट में बना के दिया है कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP अणु बनाने में किया जाता है। तो अंत में क्या बनता है, ATP ही बनता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि अंत में क्या बनता है, ATP ही बनता है। तो यही एग्जाम में पूछा भी है कि अंत में क्या बनता है, तो ये ATP बनता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब एक ATP जो टूटता है, मतलब एक यूनिट ATP टूटता है, तब वो
अब किसके उपयोग से? जल के उपयोग से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। तो एक एटीपी टूटने के बाद कितना निकलता है, या फिर ऐसे कर सकते हैं 1 मोल एटीपी टूटने के बाद कितना ऊर्जा मोचित होता है, कितना ऊर्जा निकलता है? तो 30.5 किलो जूल ऊर्जा निकलता है 1 मोल में। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं थोड़ा सा, ये जैव प्रक्रम का ही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से आधारित है, तो इसलिए मैं इसको पहले बता देता हूँ। ये श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है, एक ऑक्सी श्वसन का होते हैं, एक को अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी और अनऑक्सी 2 प्रकार के श्वसन आप सुने होंगे। अनऑक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूज करते हैं वो ऑक्सी हो गया, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अनऑक्सी हो गया। सीधे सीधे यही मतलब है। अब यहाँ देखिए, ये दिया है ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज किस में बदल जाता है? पाइरूवेट में बदल जाता है। अब ये पाइरूवेट फिर क्या होता है? तो ईस्ट में अगर देखा जाए तो ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो खमीर होते हैं, आप सुने हो, इसमें पावरोटी बनता है, जो शराब बनता है, तो उसमें ईस्ट का यूज करते हैं। तो ईस्ट क्या करता है? वहाँ पे वायु की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है? वो एथेनॉल में बदल जाता है, जो शराब है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उसमें से मुक्त होता है। ऊर्जा तो मुक्त होगा सभी में, लेकिन जो बीच वाला जो और क्या क्या बनेगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इससे आपसे पूछ देगा कि अनऑक्सी श्वसन में ईस्ट के द्वारा कौन कौन से जो है, या फिर कह दे कि एथेनॉल तो बनता है, इसके साथ जो दूसरा उत्पाद है वो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो ईस्ट में क्या होता है? अनऑक्सी श्वसन होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, सीधे सीधे एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊर्जा मोचित होता है। अब बात किया जाए कि हमारी जो पेशी कोशिकाएँ हैं, मतलब हम लोगों के कोशिका के भीतर किस प्रकार का श्वसन होता है? तो यहाँ भी अनऑक्सी श्वसन ही होता है, मतलब ऑक्सीजन का अभाव होता है। तो यहाँ भी अनऑक्सी श्वसन होगा। अब इसमें क्या बनता है? तो लैक्टिक एसिड बनता है और ऊर्जा मुक्त होता है। लैक्टिक एसिड ज़्यादा जमा हो जाता है तो अब बताया आपको, दर्द का अनुभव होने लगता है गाँठ वाठ में, जोड़ ओड़ पर। अब देखिए, बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे पूछता तो ये तीनों है, जितना भी बता रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, इसलिए इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। बाकी ऊपर वाले क्या थे? ऊपर वाले सब अनऑक्सी थे ये दोनों, और ये ऑक्सी श्वसन है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जो हम लोग करते हैं काम, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर श्वसन क्रिया में आपको पता है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बीच में यही सब होता है। कि जो यहाँ से जो पाइरूवेट है, अब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसके साथ साथ जल बनता है, मतलब जलवाष्प, और ऊर्जा मोचित होता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे जितने चीज़ें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बीच में क्या है? ये पाइरूवेट में पहले बदलता है ग्लूकोज, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कहाँ बदलता है? तो कोशिका द्रव्य में। अभी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे इसको फिर से थोड़ा सा चर्चा कर दूँगा। देखिए, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है किस क्रम में? मतलब जो आपके रोड लाइट होते हैं, तो उनको जो लाइट है उनको किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, कि दोनों श्रेणी समांतर दोनों, या फिर केवल समांतर में? तो आपको पता है, देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी मतलब होता है ऐसे, यहाँ से एगो बल्ब जोड़े, फिर इधर एक और बल्ब जोड़ दिए, फिर एक और जोड़ दिए, ये होता है श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में दिक्कत क्या है कि श्रेणी क्रम में आपको पता है कि धारा समान होता है, मतलब विद्युत धारा तो एक समान रहेगा। यहाँ भी आई है तो यहाँ भी आई रहेगा, इधर भी आई रहेगा। लेकिन ये जो इसके ऊपर जो विभवांतर उत्पन्न होगा ये परिवर्तित होता है। यहाँ पे विभवांतर कुछ और होगा, यहाँ पे विभवांतर कुछ और होगा, इधर विभवांतर जो होगा वो कुछ और ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इस वजह से जो बल्ब है ये शुरू वाले तेज़ जलेंगे, फिर इधर कम होता जाएगा, ऐसे ऐसे करते जो ज़्यादा दूर होगा उसका जो है बल्ब जो है वो कम जलेगा, मतलब कम प्रकाश देगा। इसलिए श्रेणी क्रम में इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रोड लाइट है वो लंबा, मतलब दूर तक उसको आपको जलाना है, तो इसलिए श्रेणी क्रम का यूज नहीं करते वहाँ पे यूज किया जाता है समांतर क्रम। मतलब समांतर क्रम में आपको पता है कि ऐसे रहेगा, एक बल्ब यहाँ से जोड़ दिए, ऐसे लाइन पूरा है, फिर इसी के बीच में एक बल्ब यहाँ जोड़ दिए, फिर एक बल्ब यहाँ जोड़ दिए। तो इसमें क्या होता है? समांतर क्रम में आपको पता है धारा तो परिवर्तित होता है, तो धारा अलग अलग होता है, लेकिन जो विभवांतर है इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ये सेम होता है, तो मतलब सभी बल्ब एक समान जलेंगे, इसलिए समांतर क्रम में इसका यूज करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे शायद वेस्ट बंगाल या कुछ स्टेट का है,
जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकेंड का इलेक्ट्रिकल का 2016 का क्वेश्चन ये सेम टू सेम आया हुआ है और यही रिपीट होके यहाँ भी आया था TI 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण। जैसे आप घर में या कहीं बालकनी में पौधा लगाए रहते हैं तो धीरे धीरे किधर मुड़ने लगता है, उसका दिशा जो है प्रकाश जिधर से आ रहा है उधर ही मुड़ने लगता है। तो उसका मूल कारण क्या है? मूलाग्र पर ऑक्सीजन की सांद्रता या फिर छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता या प्ररोह छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन के विसरण। तो इनमें से कौन सा पूछ रहा है? ऑक्सीजन आपको पता है वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो ये देखिए इसका प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। ये कहाँ से मैं बता रहा हूँ? तो ये NCERT का देखिए, से दिखाई देता हूँ इसे। ये देखिए ये कक्षा 10 का आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से है। आप एक ही चैप्टर से देख सकते हैं, कट ऑफ क्वेश्चन ऊपर से आ गया। तो इसलिए जो 5-6 चैप्टर हैं टोटल मिला के 9-10 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको कवर करना ही है। और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये पूरा लाइन ही उठा के कि जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीजन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। अब यहीं से ये पूरा उठा के और यहाँ तक ये दिया हुआ है वहाँ ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपको लाइन बाई लाइन NCERT पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से देख भी सकते हैं ये ऐसे मुड़ता जा रहा है, उधर से प्रकाश आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ इधर से छायादार मतलब इधर से जो ऑक्सीजन है ये धीरे धीरे मुड़ के इधर वाले भाग में आएगा, जिससे इधर इकट्ठा होने लगेगा ताकि ये झुकाव जो है उधर होने लगे, मतलब इसके इस साइड इकट्ठा होने लगता है ऑक्सीजन। ये है, बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा, अभी मैं इसको बताया भी था इससे पहले। एक और यहाँ पर 2 टर्म आता है, निगेटिव जियोट्रोपिज्म और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक। तो ऋणात्मक क्या होता है? यदि गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट दिशा में जाएंगे, उल्टा दिशा में यदि वृद्धि हो रहा है तो उसको ऋणात्मक कहेंगे। यदि जिधर गुरुत्वाकर्षण काम करता है, ग्रेविटी काम करता है, उधर ही वृद्धि होगा तो उसे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म या धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। जैसे इसका पूछ देता है कि पौधों के जो जड़ है उसमें क्या होता है, तो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है। यदि पौधों के पत्तियों या उसके जो छोर है ऊपरी छोर, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती मतलब निगेटिव जियोट्रोपिज्म के कारण ये वृद्धि होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए, ये एग्जाम में आया हुआ है। चलिए वो तो आपका जनरल पार्ट खत्म हो गया, अब आगे साइंस पार्ट। तो इसको देख लेते हैं 6 to 8 का साइंस पार्ट। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा सही नहीं है, तो थोड़ा सा डाउटफुल है। कह रहा है कि स्थिर वेग बनाना है, मतलब वेग स्थिर रहे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? वेग स्थिर रहने के लिए त्वरण जो है ये शून्य होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन जो है ये शून्य होना चाहिए। त्वरण का मान जो है ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी स्थिर वेग रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा कहीं ऑप्शन में कुछ है नहीं। घर्षण बल दिया है, शुद्ध बल दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल दिया है। पहले तो इसका ऑप्शन शुद्ध बल माना था, लेकिन अंत में इसका ऑप्शन क्या मान लिया? ई मान लिया। तो इसका ऑप्शन अभी भी ई ही है कि मेरा यही क्वेश्चन गलत भी हुआ था, मतलब 40 में मेरा 39 नंबर है, जिसमें से यही एक क्वेश्चन गलत भी है, तो बाकी सब सही था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कक्षा 10 का आप केमिस्ट्री यदि पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिलता है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एकल बॉन्ड होता है, उन्हें संतृप्त कहा जाता है। असंतृप्त क्या होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उन्हें कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको जो सिंगल बॉन्ड वालों को क्या कहा जाता है? एन कहा जाता है, सफिक्स जिसका मतलब जो पीछे लगता है, अनुलग्न शायद कहते हैं इसको। तो इसमें एन लगता है, इसमें इन लगता है और इसमें आइन लगता है, मतलब पीछे जो है आइन जोड़ा रहेगा, या तो इन आइन जोड़ा रहेगा तो इसको आप मान लें कि असंतृप्त है। यदि एन जोड़ा रहेगा मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो आपको खोजना है इन या आयन में से कोई एक मिल जाए। देखिए यहाँ पे मीथेन लिखा है, एन है, तो यहाँ पे एन है, यहाँ पर भी एन लगा है, यहाँ पे इन लगा है, तो ऑप्शन यही सही होगा। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद भी है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को पकड़िए। जो लोग एकदम नहीं पढ़े, मतलब जो लोग दूसरे सब्जेक्ट के हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदा रहे थोड़ा सा। तो चलिए ये तो है इसका ऑप्शन मिल जाए। अब आपको पकड़ना है, बता दिया कि क्या रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि संतृप्त है कि असंतृप्त है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ से देख सकते हैं वही जो चीज़ें अभी बताया हूँ, ये NCERT का कक्षा 10 में कार्बन और उनके कंपाउंड्स जो हैं, ये चैप्टर का नाम है, और यहाँ से ये पूरा आप देख सकते हैं लाइन बाई लाइन।
कोशिका के चारों ओर झिल्ली क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति कहलाती है, या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। देखिए यहाँ सीधे सीधे दिया है झिल्ली, तो आपको सीधे चूज करना है झिल्ली। मतलब मेम्ब्रेन दिया तो मेम्ब्रेन ही चूज करना है। तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं कि जो कोशिका के चारों तरफ झिल्ली है उसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली, दोनों नाम से जाना जाता है। इसको कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, कोशिका झिल्ली। कोई दोनों में से एक ऑप्शन दे सकता है। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वही जो नोट्स में अपने नोट्स का बात कर रहा था, इसको टेलीग्राम पर दिया भी हूँ, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए साफ साफ लिखा हूँ, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कोशिका के सबसे बाहरी परत। ये लचीला भी होता है, कुछ पदार्थों के अंदर बाहर जाने देता है। वर्णात्मक पारगम में झिल्ली भी इसको कहा जाता है। लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये भी आप देख सकते हैं, मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने कब किया? 1665 में। यस, केवल कोशिका की खोज किसने की, ये भी पूछेगा तब भी यही ऑप्शन होगा। जीवित कोशिका यदि लिख दिया कि जीवित, तब आपको ल्यूवेनहॉक लगाना है। कोशिका में केंद्रक किसने खोजा? तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। कब खोजा? तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? तो जे पुरकिंजे ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो एम स्लीडन तथा टी स्वान ने। कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? तो विर्चो ने बढ़ाया। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे और छोड़ दिए यहाँ। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। तो चाहिए तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मतलब एक माता पिता का वही गुण पुत्रों में जाना, कुल मिला के उसको क्या कहते हैं? उसके अध्ययन को। तो उसके अध्ययन को वंशागति ही कहते हैं। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही है, ये तो साफ ही अलग अलग दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन सी ही होगा, इसमें कुछ करना तो है नहीं, हेरेडिटी या वंशागति। चलिए यहाँ से और भी जितने शाखाएँ जीव विज्ञान के वो एक बार देख लेते हैं एक नज़र में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो अस्थियों के अध्ययन को अस्थियोलॉजी कहा जाता है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये याद करने में आसान भी। अस्थिया इधर भी लिखा है, अस्थिया इधर भी लिखा है, थोड़ा सा बस थक यहाँ पे ट लिख दिया है, तो इसको पढ़िए आप, अस्थियोलॉजी। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। रुधिर में सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन क्या जाता है? सेरोलॉजी, सीरम सेरो। बॉटनी का अध्ययन आपको पता है, पौधों में, पौधों के लिए किया जाता है। बॉटनी का अध्ययन नहीं, पौधों के अध्ययन को बॉटनी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी जो है रुधिर का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी जो है, न्यूरो आपको पता है न्यूरॉन्स मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी जो है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जीवाश्मिकी या पैलियोबायोलॉजी ये क्या है? तो ये जंतु एवं पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन है। वहीं इकोलॉजी जो है, अभी बता रहा था पर्यावरण। जेनेटिक्स जो है ये जीन से संबंधित है, मतलब वही अनुवांशिक लक्षण या वंशागति से संबंधित है जेनेटिक्स। वायरोलॉजी जो है, वायरोलॉजी विषाणु से संबंधित है, मतलब वायरस, वायरल समझ सकते हैं यहाँ से, वायरल मतलब वायरस। अगला एंटोमोलॉजी जो है, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। वहीं बात किया जाए वृद्धावस्था के अध्ययन को कहते हैं जेरंटोलॉजी। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार को एथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। त्वचा एवं इससे रोग संबंधित डर्मेटोलॉजी, डर्मा मतलब त्वचा ही होता है, डर्मा। फूलों का अध्ययन कहा जाता है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। कैंसर व इससे संबंधित ट्यूमर का अध्ययन कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। मृदा संबंधित जितने भी अध्ययन किया जाता है उसको पेडोलॉजी कहा जाता है। एक पेडोलॉजी भी सुने होगा शिक्षा शास्त्र में, तो वो अलग है, ये पेडोलॉजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर चलता है, तो इसकी औसत गति क्या है? औसत गति इससे भी आसान कुछ तो होगा नहीं, सीधे आप गति का फार्मूला लगाइए। गति है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? 200 किलोमीटर। समय कितना है? 4 घंटा। या चूँकि इसमें मात्रक थोड़ा सा देखना रहता है, तो यहाँ पे देखिए मात्रक किलोमीटर है, इधर भी किलोमीटर ही सब है। कि घंटा है तो इधर भी घंटा है, तो चेंज भी नहीं करना है आपको, तो सीधे सीधे रख दिए दूरी बराबर चाल बटे, ये चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है आपका चाल। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 200 और समय कितना हो गया? 4, कटा देंगे इसको, आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विघटन। अभी देखिए शुरू में बताया भी था पायरुवेट का विघटन ये किस में होता है कि पायरुवेट का विघटन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, ऊर्जा में। तो अभी आपको पता है ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब आप ध्यान से अगर देखे होंगे, नहीं देखें तो पीछे जाके देख भी लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि पायरुवेट जो है पहले तो जो आपका ग्लूकोज है वो पायरुवेट में बदलता है। पायरुवेट किस में बदल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में बदल जाता है। ये देखिए एक ही जो टॉपिक है उसी से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये होता है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का फ़ायदा है। ये फिर से एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि इसको बता दिया हूँ तो आप देख लीजिएगा। ये वाला है वही कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इसके साथ किस उप परमाणु कण का द्रव्यमान नगण्य होता है, तो ये प्रोटॉन, यहाँ देख सकते हैं ये किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है, तो प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का। आपको पता है कि सबसे कम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। तो आप जब परमाणु द्रव्यमान का बात करें तो द्रव्यमान जब होता है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही केवल कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻³ kg के आसपास। चलिए, तो ये इसके कुछ नेक्स्ट जो अभी एक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए। अभी ये सीरीज जैसे जारी रहेगा, अलग अलग पार्ट में सभी जितने भी प्रीवियस इसमें हैं सभी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। चलिए देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।